नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम संस्कृत का जो है एमसीक्यूज आपके सामने रख रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है? ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो। क्लियर? ध्वनि का लघुत्तम अंश जो अखंडित हो, यानी जिसका खंड ना किया जा सके, वह क्या कहलाता है? क्लियर? बहुत ही ध्यान से इत्मीनान के साथ चलिएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। पहला है आपका वर्ण, दूसरा शब्द, और तीसरा आपका है भाषा, और चौथा है आपका बोली। तो प्रश्न आप फिर से एक बार देख लीजिए। ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो, यानी जिसका हम क्षरण ना कर सकें, जिसको हम टुकड़ों में बांट ना सकें, वह क्या कहलाता है? तो सही जवाब आपका होगा वर्ण। क्लियर? वर्ण आपका सही होगा, क्योंकि वर्ण जो है आपका, इसका हम खंड नहीं कर सकते। क्लियर? इसका हम क्षरण नहीं कर सकते, इसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, तो वह जो है ध्वनि का छोटा अंश माना जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें निसंकोच कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका निराकरण हम करेंगे आपका। क्लियर? चलिए दूसरा प्रश्न क्या है आपके सामने देख लीजिए। प्रश्न है आपका, शब्द रामः में कुल कितने वर्ण हैं? रामः में कुल कितने वर्ण हैं? चलिए हम आपको बता दें, रामः में आपके कुल 5 वर्ण हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। अब कैसे सही है इसको हम आपको प्रूव कर दे रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को जो है दिक्कत आती है कि कैसे वर्णों को हम अलग कर सकें और इसको जो है हम टुकड़ों में बांट सकें। तो देखते हैं कैसे हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका रामः लिखा हुआ है ना, अब देखिए एक ये पद, एक ये है और एक ये है। मौके पर आपके सामने 3 दिख रहे हैं। एक रा है और रा के साथ आ जुड़ा हुआ बड़ा आ। क्लियर? और एक है आपका म। तो 3 वर्ण आपके सामने दिख रहे हैं। अभी हम इसमें से 2 और निकालेंगे। अब ये देखिए रा है, ये आपका स्वतंत्र है। जब इसको हम आधा इसका निकाल लेंगे और, ठीक ना, जब तक किसी व्यंजन में जब तक कोई स्वर ना जुड़े, मतलब आपका अ ना ही जुड़ता है, तब तक वो व्यंजन अधूरा होता है। तो जब रा जो है आपका पूर्ण था, जब रा में से हमने अ निकाल लिया तो ये हो गया क्या? आधा रा हो गया, और ये पूरा स्वतंत्र स्वर जो है अ बाहर निकल गया। 2 हुए, और ये आपका जो है बड़ा आ, ये आपका निकल गया। 3 हुए, और उसके बाद फिर आपका स्वतंत्र माँ है। क्लियर? और जब इसका हम हलंत कर देंगे तो इसमें से आपका क्या निकल जाएगा? स्वतंत्र रूप से अ। तो देखिए कितने वर्ण हो गए आपके? 1 2 3 4 5। क्लियर? माँ जो है आपका पूर्ण था, जब उसमें से हमने माँ आ निकाल लिया तो ये आपका आधा हो गया। क्लियर? और इस तरह से आपका ये कुल मिला के आपके 5 हो गए। समझ गए ना भैया आप? तो इसका सही जवाब आपका 5 होगा। क्लियर? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके हर डाउट का समाधान करते हुए हम एक एक प्रश्न पर अपना जो है व्याख्या करते चलेंगे। और साथ साथ आपको एक बात और बता दें, जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं आप अदर चैनल पर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक एक प्रश्न का समाधान आपके समक्ष करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्य यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे कि केवल आपको प्रश्न पढ़ेंगे और उसका ऑप्शन में जो है आपका जो उत्तर सही होता है उसी को बताते हुए चले जाते हैं। तो ये जो है सही निर्णय नहीं होता है, बताने का सही तरीका नहीं होता है। हम आपको बताते हुए चलेंगे कि कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है, उसका ऑप्शन में जो है चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं, और उनमें से कौन सा सटीक ऑप्शन बैठेगा। इस चीज़ को हम आपको साथ तर्क वितर्क करते हुए चलेंगे। और कहीं भी नहीं समझ में आए तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम उसको रीड करेंगे और उसका हम समाधान आपके समक्ष करेंगे। क्लियर? आपकी एक एक डाउट का हम समाधान करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 3 है।
ये क्या कह रहा है, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने अच स्वर होते हैं। माफ़ कीजिएगा, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने अच स्वर होते हैं। तो सही बात आपसे हम बता दें, माहेश्वर सूत्र में आपने पढ़ा होगा अच प्रत्याहार में आपका पहला आ से शुरू होता है और चा तक जाता है। जैसे माहेश्वर सूत्र को हमने आपको रीड कराया था, तो आपने ध्यान से देखा होगा अच प्रत्याहार में, जैसे माहेश्वर सूत्र का पहला आपका क्या है, आ ई उ ड़, क्लियर, 4 हुए, री लरी क 7 हुए, आई औंग 7 3 10 हुए, और उसके बाद आई औ च 10 और 3 13 हो गए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन में 13 दिया हुआ है, क्लियर, और ये सही भी है, बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन यदि आपका 13 ऑप्शन में ना दिया जाए तो आप क्या ट्रिक करेंगे, तो ऑप्शन में आपका ये 11 की जगह हम 9 लिख दे रहे हैं, तो आपका सही जवाब 9 होगा। अब वो कैसे, कि इसको भी हम बता दें। यही हम आपसे कह रहे हैं कि अपने शंका का समाधान ऐसे जगह से पढ़ें जहाँ से आपका शंका का समाधान भी पूर्ण हो जाए। हम आपको ऑप्शन ट्रिक करके बताते हुए नहीं जाएंगे, आपको हम उसका समाधान देते हुए चलेंगे। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। तो अब देखते हैं ये 9 कैसे बच रहे हैं। तो अभी हमने जो है आ ई उ ड़, अब ये जो ड़ा बच रहा है, ये ड़ा को हम छोड़ देंगे, तो बचा आपका क्या, 3 बचा, आ ई उ, क्लियर। और उसके बाद री लरी क, अब का को हम छोड़ देंगे तो री और लरी लेंगे, तो 3 इधर और 2 ये, 5 हुए, क्लियर। आई औंग, क्लियर, तो आई औंग में आई और औ को हम ले लेंगे, तो आपका 5 और 2 7 हो गया, और अंगा को छोड़ देंगे, फिर आई औ, क्लियर। तो ये 2 हम और ले लेंगे और चा को छोड़ देंगे, तो आपका 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। पहले आप माहेश्वर सूत्र की वीडियो देखिएगा या अपनी बुक के माध्यम से जाइएगा, वहाँ पर उसको देखिएगा, तो आपको जो है आपके शंका का समाधान जरूर होगा। और जो हमने आपसे बताया, वीडियो को पॉज करके बैक जाइएगा, फिर से वॉइस को हमारी सुनिएगा, तो ये जो है आपका 9 सही हो जाएगा। यदि आपकी ऑप्शंस में 9 नहीं दिया है तो 13 सही होगा, और 13 दिया है तो 9 नहीं दिया है तो आपका 13 सही मान्य हो जाएगा, और आपका 13 नहीं दिया है तो 9 दिया है तो 9 सही हो जाएगा आपका। समझ गए ना। चलिए, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लरी क्या है, लरी क्या है। अब इसका आपको जवाब देना है, लरी क्या है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को। तो लरी आपका, अभी आपने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा था, आ ई उ ड़, री लरी क। अब देखिए री लरी क, अब री के बाद लरी आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है लरी आपका क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन स्वर होगा, ए ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को, क्योंकि आपका माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार को जो है क्या माना गया, स्वर माना गया। अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको उसका विवरण आपके समक्ष रखा था। क्लियर। ना समझ में आए भैया तो आप जो है अपनी बुक या फिर हमारी इस वीडियो को माहेश्वर सूत्र का, क्योंकि प्लेलिस्ट में संस्कृत के नाम से है से, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, पहला वीडियो है। समझ रहे हैं ना। तो माहेश्वर सूत्र को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, लरी आपका क्या है, स्वर है। समझ गए ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के हल यानी आपका व्यंजन होते हैं। क्लियर। हल में आपका आधा ला हो जाता है, क्लियर, हल। तो कुल कितने हल होते हैं, अब आपको बताना है कुल कितने
हल होते हैं। आप चलिए ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला आपका है 35, दूसरा आपका 33, तीसरा आपका 36 और चौथा आपका है 30। तो इसका सही जवाब आपके सामने, इसको आप रीड करिए, प्रश्न को फिर से देखिए। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के हल व्यंजन होते हैं? तो आपका सही जवाब आपका बी ऑप्शन इशारा कर रहा है कि भैया हम सही हैं, 33 होते हैं। समझ रहे हैं ना भैया? तो आपका प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। संस्कृत वर्णमाला में कुल जो है हलों यानी व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आपका जो है बी ऑप्शन यानी 33 व्यंजन होते हैं। समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण को करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकले वो वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब आपको देना है। तो बताइए, ऊष्म व्यंजन के वर्ण जो है, बोलिए आप। अपने हाथ को, अपनी हथेली को अपने मुख के सामने लाइए, बोलिए श श स। देखिए तीनों सा का उच्चारण आप कर रहे हैं तो आपके मुख से गर्म हवा निकल रही कि नहीं? भीतर से आपकी गर्म हवा बाहर आएगी, आपको महसूस होगा। तो यानी आपका सही जवाब अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा। आपके ऑप्शंस हैं, पहला आपका है ऊष्म वर्ण, संयुक्त व्यंजन, सभी प्रकार के स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपका ऊष्म वर्ण एकदम सही इशारा कर रहा है कि गर्म हवा ऊष्म वर्णों के माध्यम से ही निकलती है। समझ गए ना? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न 7, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत निम्न में से किसका वर्गीकरण किया गया है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में से जो है निम्न में किसका वर्गीकरण किया गया है? अब आपको इसका जवाब देना होगा। वर्गीकरण किसका किया जाएगा? योगवाह का, स्वरों का, या फिर व्यंजनों का, या फिर स्वर और व्यंजन दोनों का? तो आपको बता दें, वर्गीकरण, एक मिनट, तो वर्गीकरण आपका हमेशा किसका होगा? तो स्वर वर्णों का होगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? स्वर वर्ण का जो है वर्गीकरण किया जाता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। बात को समझिएगा, क्योंकि इनका जो है आपसे बता दें हम, अनुदात्त, उदात्त और स्वरित 3 रूपों में हर स्वरों का किया जाता है। आ, ई, उ। क्लियर? इनका होगा लृ का जो है दीर्घ बनता है, लृ का जो है आपका ह्रस्व नहीं बनता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। समझ गए ना? इस वीडियो को हमने आपसे चर्चा की थी, इसको जाकर देख लीजिएगा अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न में। तो हमेशा जो है आपका स्वर में जो है वर्गीकरण किया जाता है। समझ गए ना? प्रश्न को फिर से देख लीजिए। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत निम्न में से किसका वर्गीकरण किया जाता है? तो आपका स्वरों का होता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब आपको देना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हम आपको प्रश्न पढ़ने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ही हम सब गलतियां करते हैं। क्लियर? हमारी भी कहीं न कहीं गलती थी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं प्रश्न को बहुत ही ध्यान से बारीकियों के साथ अध्ययन करिएगा, क्योंकि हमने भी गलतियां की हैं और आज गलतियों को सुधार के आपके सामने हम आपके समक्ष अपनी वीडियोस दे रहे हैं। भाई कोई पढ़ के जो है ज्ञानी अचानक नहीं होता, वो भी गलतियां करता है बार बार। तो इसलिए प्रश्न को बार बार ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? व्यंजन वर्ण कितनी मात्रा का होता है? व्यंजन वर्ण
कितनी मात्रा का होता है। अभी हमने आपसे राम शब्द में आपसे हमने बताया था ना, राम शब्द का जो है हमने आपसे उसके खंडों को हमने अलग अलग किया था। तो बताइए आप, व्यंजन जो है कभी पूर्ण होता है? कभी नहीं होता, क्योंकि हर व्यंजन वर्ण में आ जो है जुड़ा होता है, तभी वह पूर्ण माना जाता है व्यंजन। जब व्यंजन में से स्वर बाहर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। वह क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसलिए अब देखिए, आपका सही जवाब आपके सामने है, वह आधी हो जाती है। समझ गए ना? जैसे हमने आपसे बताया था ना रा शब्द का, तो रा इसमें आपका मौके पर पूर्ण है। अब रा में हमने हलंत लगाया और इसमें से क्या किया? आ जो हमने बाहर कर लिया। समझ गए ना? तो क्या हो गया? आधा हो गया भैया। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आपके प्रत्येक प्रश्न का हम सही जवाब एकदम सटीक और उदाहरण और व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ह्रस्व स्वर कितनी मात्रा का होता है? ह्रस्व स्वर कितनी मात्रा का होता है? हमने आपसे श्लोक के माध्यम से उसका हमने गायन किया था। एक मात्रो ह्रस्वो भवेत्, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयम्, चार्धमात्रको व्यंजनम स्यात्। तो हमने आपसे बताया, पढ़ाया था ना, आपको याद आया कि नहीं? दिमाग में बात क्लिक हो रही कि नहीं? तो वीडियो को फिर से जाके आप देखिएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है इसका। ह्रस्व कितनी मात्रा का होता है? 3 होता है, 1 होता है, और उसके बाद 2 होता है, या फिर आधा होता है। तो आधे का तो व्यंजन होता है भैया। समझ गए? 2 का दीर्घ, 1 का आपका क्या होता है? 1 का आपका बताइए आप फटाफट। ह्रस्व। और 3 का प्लुत। समझ गए ना? चलिए ध्यान से समझते हुए आगे बढ़िएगा। तो आपका सही जवाब आपका बी होगा। प्रश्न एक बार फिर से देख लिए। 9th का ह्रस्व स्वर कितनी मात्रा का होता है? तो 1 मात्रा का होता है। क्लियर? 9 का आपका बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्लुत स्वर कितनी मात्राओं का होता है? अभी हम आपसे चर्चा की, प्लुत स्वर हमेशा 3 मात्रा का होता है। ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन एकदम उसकी तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर? 10 का आपका सी हो जाएगा। तो आज क्या क्विज संस्कृत का आपको कैसा लगा? अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो आपके समक्ष हमने रखा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा मस्त रहिएगा। टेक केयर, स्वीट ड्रीम में रहिए। नमो नमः। जय हिंद, जय भारत।